नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस अनजान स्वागत करता हूं आपका द ट्रू रिपोर्टर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है और आज के समय मानव जीवन पर इसका क्या असर हो रहा है। सबसे पहले वर्ड आती है क्लाइमेट, तो इनका मीनिंग जान लेते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी भी जगह के पिछले कुछ समय की जो औसत मौसमी दशा होता है उसे क्लाइमेट कहा जा सकता है। इसमें उस खास जगह पर कितने बारिशें होती है, वहाँ पे सनलाइट कैसे पड़ता है, हवा कैसे चलती है और उस जगह का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है और समुद्र से दूरी कितना है, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब जानते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट चेंज को जो यूनाइटेड नेशन ने कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन किया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि किसी भी जगह की जो तापमान है या वहाँ की जो मौसमीय पैटर्न है, वेदर पैटर्न्स है, उसमें अगर एक लंबे समय तक बदलाव आ जाता है, उसमें शिफ्ट हो जाता है, तो इसे क्लाइमेट चेंज कहा जा सकता है। और ये चीज़ें जो होती है, हो सकता है कि वो प्राकृतिक कारण से हो, नेचुरली हो, लेकिन 18वीं शताब्दी से मनुष्य की एक्टिविटी इतना अधिक बढ़ गया है और जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका इतना उपयोग हुआ है कि जो हीट ट्रैपिंग गैसेस है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस भी कहा जाता है, वो गैस का उत्सर्जन इतना अधिक हुआ है कि ये सारे कारण क्लाइमेट चेंज के लिए असरदार हो सकता है। क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद से जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ, बड़े बड़े मशीनों से सामानों का उत्पादन किया गया और इस सामानों के उत्पादन के लिए जो मशीनों के जो फ्यूल का काम करता था वो जीवाश्म ईंधन करता था और इस जीवाश्म ईंधन के जलने से बहुत सारे हानिकारक गैस उत्पन्न हुए, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। अब जानते हैं कि कुछ प्रमुख कारण जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें आता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन है उसकी दहन से क्लाइमेट चेंज का होना एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन की दहन से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस उत्पन्न होते हैं, ये गैस क्या करते हैं कि हीट ट्रैपिंग की तरह पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी वातावरण है वहाँ पे फैल जाते हैं और ये धरती के तापमान को फिर बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिसके कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें काफ़ी वृद्धि हुआ है। दूसरी जो प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज में, वो आता है जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। 18वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, वैसे वैसे ही परिवहन के साधन में भी विकास हुआ। इस परिवहन के लिए जंगलों को काटा गया और ख़ास करके जंगलों की लकड़ी का उपयोग रेलवे निर्माण और अन्य जो आधारभूत संरचना थी उनके निर्माण में हुआ। दूसरी बात ये हुआ कि 18वीं शताब्दी के बाद जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हुई, इस जनसंख्या की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं, जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज़ी से जंगलों को काटा गया और इस जंगलों की कटाई से हमारे वातावरण पर, पर्यावरण पर बहुत असर पड़ा। दूसरे बात, जो औपनिवेशिक ताकत थे उन्होंने जंगलों की ज़बरदस्ती कटाई करवाई। भारत हो गया या फिर और भी कई देशों में, वहाँ पे जंगलों की कटाई करके एग्रीकल्चर का काम शुरू करवाया, उससे भी जंगलों की कटाई हुई और जिसका असर आज क्लाइमेट चेंज पर देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज के लिए तीसरा सबसे जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कारक है एग्रीकल्चर। करीब करीब 15% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं उनका उत्सर्जन एग्रीकल्चर से होता है। एग्रीकल्चर का मतलब फसलों का उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आता है और जब हम एग्रीकल्चर के फसल उत्पादन का जो के साथ लगने वाले विभिन्न तरह के चरण होते हैं, जैसे फसल की तैयार किया गया, उनकी जो उगाने में जो ईंधन लगती है, खाद लगते हैं, उसके बाद उनको तैयार किया जाता है, फिर उन्हें तैयार करके ट्रांसपोर्टेशन लगता है और फिर वो भोजन के रूप में आते हैं। इस दौरान बहुत सारे ऊर्जा का क्षय होता है और इस ऊर्जा ज़रूरतों को फॉसिल फ्यूल से ही, यानी जीवाश्म ईंधन से ही ज़्यादातर पूरा किया जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी कारण इसमें आता है कि पशुपालन। आज के समय में दुग्ध उत्पादन और मीट के लिए बड़ी संख्या में पशुओं का पालन किया जाता है, जिसे फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, और फिर उन पशुओं को मीट के लिए मार दिया जाता है
और इन पशुओं के भोजन के लिए जो है वो जंगलों को काटा जाता है, क्योंकि उनके लिए चारागाह तो नेचुरली उपलब्ध होता नहीं है। इससे भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट है कि जो क्लाइमेट चेंज की क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो आसानी से देखने को मिल जाती है। जैसे हमारे धरती की जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा, जो बारिश का पैटर्न है वो उसमें बदलाव देखने को मिलती है। समुद्र की जो लेवल्स है, सी लेवल्स, वो बढ़ रहा है। सी लेवल्स बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर है, जो शुद्ध पानी के रूप में जमा थे कभी, धरती के तापमान बढ़ने से वो तेज़ी से पिघल रहा है और वो समुद्र में मिल कर के न केवल खारा हो रहा है बल्कि समुद्र के जलस्तर को भी बढ़ा रहा है। हीट वेव्स कॉमनली है, गर्म हवाओं का जो वेव है वो देखने को मिलता है। दुनिया भर में बाढ़, सुखाड़ और जंगलों में आग जैसी समस्या तो आज कॉमन हो गया। ये सब के सब क्लाइमेट चेंज के आज इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। और क्लाइमेट चेंज ने हमारे क्लाइमेट को भी प्रभावित किया है, जिसको देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसे वाटर साइकिल भी कहा जाता है। वाटर साइकिल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हमारी पानी है वो धरती पर सबसे पहले तो गर्म होती है, गर्म होकर के फिर बादल का निर्माण करता है और फिर बरस कर धरती पर आ जाती है। और अगर जब धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है और क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ ही रहा है हर दिन, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्रभावित हुआ है और जिसके कारण अब तेज़ी से पानी वाष्पित होती है और ज़्यादा बारिश होता है। तीसरे है कि वार्मर लैंड एंड एयर। अगर धरती गर्म हो रही है, धरती के साथ हवा भी गर्म हो रहा है। जब हवा गर्म हो रहा है तो जो हवा की जो विंड पैटर्न है, हवा जिस दिशा में बहती है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। समुद्र गर्म हो रहे हैं, तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिलता है। समुद्री लेवल बढ़ रहा है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। जो समुद्र है उनमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करते हैं कि समुद्र एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद समुद्र में रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद वो उसका जो समुद्र के पानी का पीएच लेवल है वो कम हो जाता है। पीएच लेवल कम 7 से जैसे ही कम होगा तो फिर वो एसिड का रूप ले लेता है। ग्लोबल ग्रीनिंग जैसे समस्या देखने को मिलती है। ग्लोबल ग्रीनिंग का मतलब पेड़ पौधे और हरे हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो ग्लोबल ग्रीनिंग जैसे समस्याएं देखने को मिलता है। जो ओशियन का करेंट्स हैं, जो समुद्री जलधाराएं हैं, उनमें भी बदलाव देखने को मिलता है। समुद्र की जो करंट है या ओशियन करंट जो है, समुद्री जलधाराएं हैं, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक दिशा से दूसरी दिशा में चलता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है तो समुद्र के तापमान भी बढ़ती है, जिससे समुद्री जलधाराएं भी प्रभावित होता है। जो मौसम है वो काफ़ी एक्सट्रीम हो रहा है। एक्सट्रीम मौसम का मतलब जो गर्मी का सीज़न होता है वो काफ़ी गर्म हो रहा है, ठंडी काफ़ी ठंड हो रहा है। अब होता है कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, धरती पर क्या क्या क्लाइमेट चेंज के असर देखने को मिलते हैं। रिस्क ऑफ वाटर सप्लाई, पानी और ग्लेशियर जितनी तेज़ी से पिघल रहा है वो जो वाटर सप्लाई है, नदियाँ हो गया या फिर दूसरे जो वाटर बॉडीज है, उनकी स्थिति और आकार में परिवर्तन ला रहा है। दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और क्लाइमेट माइग्रेंट जैसे समस्या देखने को मिल सकती है और ये एक बहुत ही नया समस्या है। मनुष्य की बेसिक आवश्यकता जब पूरी नहीं होगी क्लाइमेट चेंज के कारण, जब बारिशें अच्छी नहीं होगी, फसल का उत्पादन नहीं होगा, तो लोगों की जब आवश्यकता नहीं होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे। इससे दुनिया भर में एक नई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर एक आदमी किसी दूसरे जगह पे जाएगा, नए जगह पे, तो बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या देखने को मिलती है। स्थानीय स्तर पर बाढ़ की समस्या हो सकता है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे फ्लडिंग जैसे समस्या देखने को मिल सकती है। भारत समेत, भारत की जो बड़े बड़े महानगर हैं जो समुद्री किनारे बसे हुए, मुंबई, कोलकाता समेत दुनिया भर की कई शहर ऐसे तटीय शहर हैं जो अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो कुछ सालों के बाद उनकी बड़ा हिस्सा डूब सकता है।
जो इकोसिस्टम है उसमें बदल रही है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, चाहे वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो या फिर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, उसमें बदलाव आ रहा है। अगर समुद्र गर्म होगी तो उसका पीएच लेवल बढ़ेगा, जिससे समुद्र में रहने वाले कई जीव मर सकते हैं। दूसरी बात, जो समुद्र में जीव रहते हैं उन्हें सर्टेन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कुछ जीव किनारे की ओर ज़्यादा रहते हैं, जिसे कम गर्मी की आवश्यकता होती है। कुछ जीव को ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। दूसरा कि जो मछली पकड़ने की जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी पर जो विविधता है वो ख़त्म हो सकता है। जो मौसमी दशा है वो बदल सकता है। हीट स्ट्रेस, बॉडी पर हीट स्ट्रेस बढ़ेगा। हमारे शरीर को एक निश्चित हीट तक ही झेलने की क्षमता होता है। अगर वातावरण का हीट बढ़ेगा तो इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी देखने को असर मिल सकता है। दुनिया भर में कीड़े या जो हानिकारक पेस्ट्स हैं उनकी काफ़ी मात्रा बढ़ सकती है। जंगलों पर असर देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो सकती है। फूड इनसिक्योरिटी भी बदल सकता है। अब देखिए, फूड इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो तापमान में परिवर्तन के कारण अगर किसी निश्चित एरिया में कोई फसल उगाया जाता है तो उसमें भी अंतर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर फसल को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब टेम्परेचर ही बदल जाएगा तो फिर उस फसल का उत्पादन कैसे होगा। इससे क्रॉप्स बायोडाइवर्सिटी भी बदल सकता है। मान के चलिए, अगर कहीं गेहूं का उत्पादन होता है तो वहाँ पे निश्चित टेम्परेचर और वातावरणीय दशा की आवश्यकता होती है। कहीं चावल की खेती होती है तो वहाँ पे एक निश्चित मौसमी दशा की आवश्यकता होती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में अगर फ़र्क पड़ेगा तो आवश्यक है कि उन उत्पादन में असर होगी, और फिर जो खाद्य सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। अब बात आती है कि इस क्लाइमेट चेंज की सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो हम लोग लंबे समय से पढ़ते आए हैं कि हमें घर में एनर्जी को बढ़ाना है, चाहे वो पंखा हो गया, बल्ब हो गया। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं चलाना है। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना है या साइकिल का यूज़ करना है, या हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है तो मान के चलिए कि अगर एक पब्लिक बस जाती है तो उसमें 50 से 60 आदमी जा सकते हैं, और 50 से 60 आदमी अगर अपना अपना जो ट्रांसपोर्ट अगर लेंगे तो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस का तो उत्पादन होगा ही, साथ ही साथ इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से भी इनका असर पड़ता है। और एक सॉल्यूशन में एक बड़ी बात ये भी कही गई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ जाना है। ईट मोर वेजिटेबल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी की तरफ बढ़ना है, क्योंकि शाकाहारी खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मांस के उत्पादन के लिए बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं को पालने के लिए बहुत सारे भोजन चाहिए, और उस भोजन को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जाता है। इन पशुओं के पानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, जिससे पानी की समस्या हो सकती है। और ये बात जान के हैरानी होगी कि लगभग 1 केजी मीट तैयार करने में हज़ारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और इससे कई सारे पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमें अपने यात्रा के प्रेफरेंस को भी बदलना होगा। जैसे जितना हो सके हमें बाय रोड यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि एक एरोप्लेन की तुलना में जो मतलब रेलगाड़ियाँ हो गई या फिर बस हो गई, वो कम ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाना है। और हमें जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पर्यावरण और नेचर के लिए सही है, वैसे प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना चाहिए। अब समय आ चुका है कि लोगों को इस बात पे भी ध्यान देने चाहिए जब वो किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो कि क्या ये सामान जो हम खरीद रहे हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स से बना हुआ है, जो हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। या सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे मतलब कंपनी या फिर बिजनेस संस्थान को प्रमोट करे जो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करे और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक सभी लोग को इसके बारे में जागरूक नहीं किया जा सकता है, तब तक किसी एक आदमी से क्लाइमेट चेंज रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भर
के लोगों के लिए समस्या है, और ये ग्लोबल समस्या जब है तो इनका समाधान भी पूरे दुनिया मिल कर के ही निकाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।